हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट लेसन जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है उसके बारे में आज शुरू करेंगे। पहले राजस्थान बोर्ड में गाउस के नियम वाला लेसन अलग था, सेकंड लेसन था जो कि इस बार एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेसन में ही इंक्लूड है। तो सबसे पहले अपने स्थिर वैद्युतिकी क्या है इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? अपने कोई जैसे भौतिक विज्ञान में क्या करेंगे, कोई स्थिर आवेश हो, एक जगह पर स्थिर हो, तो उनके मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होंगी, अन्योन्य क्रिया मतलब या तो जो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो उनका जो अध्ययन करेंगे वो किस में आएगा? स्थिर वैद्युतिकी में। आकर्षण बल कब लगेगा? जब आवेश समान प्रकृति के हो, आवेश क्या हो? विपरीत प्रकृति के हो, जैसे एक प्लस हो एक माइनस हो। और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा? जब उनमें क्या हो? आवेश समान प्रकृति के हो, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों व उनके मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब इसके पश्चात पहला क्वेश्चन आता है, पहला पॉइंट आता है इसमें, विद्युत आवेश क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो इसका एक प्राचीन सिद्धांत है। प्राचीन सिद्धांत क्या था कि पहले माना जाता था जैसे कोई दो वस्तु है, उनमें अपने घर्षण करेंगे तो क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा। जैसे अपने हथेली को एक दूसरी हथेली से रगड़े तो थोड़ी देर रगड़ते रहे तो हथेलियाँ गर्म हो जाती है। किस कारण? ये घर्षण के कारण है। तो पहले इसी के अनुसार समझा जाता था कि यदि दो वस्तुएं उनमें घर्षण कराएंगे तो उनमें क्या होगा? आवेश उत्पन्न होगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य घर्षण उत्पन्न होता है तो इन दोनों वस्तुओं में विद्युत गुण आ जाते हैं, अर्थात वे आवेशित हो जाती हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि घर्षण से जो आवेश उत्पन्न होता है वह दो प्रकार का होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उसने अपने प्रयोगों से यह बताया कि आवेश कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, एक तो धनावेश और दूसरा क्या होगा? ऋण आवेश। जैसे उसने क्या प्रयोग किया कि एक कांच की छड़ी और उसे क्या किया? सिल्क के कपड़े से रगड़ा। जैसे ये है कांच की छड़, ये दूसरी कांच की छड़, दोनों कांच की छड़ों को क्या कर दिया? सिल्क के कपड़े से रगड़ा, मतलब रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो कांच की छड़ पर तो क्या आ गया? धनावेश, धनावेश आ गया। अब सिल्क के कपड़े से रगड़ी एक जो कांच की छड़ है उसे तो लटका दिया, फिर उसके पास दूसरी सिल्क के कपड़े से रगड़ी कांच की छड़ को लेके जाते हैं तो दोनों छड़ें एक दूसरे से क्या होती है? दूर हटती है, मतलब दोनों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। इसी तरीके से यदि अपने क्या करें, एबोनाइट की छड़ है, इसे किससे रगड़ें? फर से। फर मतलब जैसे पंछियों के फर वगैरह हो गए, उनसे यदि अपने इसे रगड़ेंगे तो एबोनाइट की छड़ पर तो क्या आ जाएगा? ऋणावेश, और फर पर क्या आ जाएगा? धनावेश। जब एक एबोनाइट की छड़ जो फर से रगड़ी हुई है उसे लटका दिया और उसके बाद दूसरी एबोनाइट की छड़ जो फर से रगड़ी उसे पास में लेके जाएंगे तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो देखो जैसे पहले कांच की छड़ को अगर सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे तो धनावेश आ जाता है और सिल्क के कपड़े पर क्या आ जाता है? ऋणावेश। वैसे ही एबोनाइट की छड़ है, उसे फर से रगड़ेंगे तो एबोनाइट की छड़ पर तो क्या आ जाएगा? ऋणावेश, और फर पर क्या आ जाएगा? धनावेश। इसी तरीके से यदि अपने एक एबोनाइट की जो छड़ है जो फर से रगड़ी हुई है उसे लटका दिया और जो कांच की छड़ है जो सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई है उसे उसके पास में लेके आएंगे तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण। यह आकर्षण किसके कारण होगा? कि एबोनाइट की छड़ और जो कांच की छड़ है दोनों पे विपरीत आवेश हुआ, इस कारण दोनों में क्या आया? आकर्षण। और जब दो
समान आवेश वाली छड़ होंगी तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो अब देखो, जब रेशम के कपड़े से, मतलब सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ को लटकाकर सिल्क के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की अन्य छड़ को उसके पास लाया जाता है तो दोनों छड़ों में प्रतिकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि दोनों छड़ों पर समान आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश? धनावेश। इसी तरीके से यदि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या फर्श से रगड़कर इसी प्रकार से रगड़ी हुई एबोनाइट की एक अन्य लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के पास लाया जाता है तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि दोनों छड़ों पर क्या होता है, समान आवेश आ जाता है। कौन सा? ऋण आवेश। इसी तरह जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़कर लटकाकर उसके पास फर्श से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ लाने पर उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि दोनों छड़ों पर विपरीत आवेश आ जाता है। अतः उपयुक्त प्रयोगों से स्पष्ट है कि आवेश कितने प्रकार का आता है, 2 प्रकार का। अब आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है कि आधुनिक सिद्धांत में यह बताया गया कि जो आवेश है ये किनके कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। यदि कोई चीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। यदि कोई चीज इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उस पर क्या आ जाएगा, धनावेश। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी पिंडों का आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। यदि पिंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणावेशित हो जाता है, और यदि पिंड इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की क्रिया में द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन अति अल्प होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी क्या होता है, बहुत अल्प। कितना? 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। अब इसके बाद है वस्तुओं को आवेशित करने की विभिन्न विधियां। कैसे कैसे अपने आवेशित कर सकते हैं वस्तुओं को। तो सबसे पहला पॉइंट है वस्तुओं को आवेशित करने की विधियों में घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होगा, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ेंगे तो क्या होगा, उनमें आवेश उत्पन्न होगा। तो दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण विद्युत या घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब क्या है, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तब एक वस्तु के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। मतलब जब रगड़ेंगे एक छड़ को दूसरी छड़ से, या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, दूसरे में। तो एक में तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर शुद्ध धनावेश आ जाएगा, और जिसमें जाएंगे उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी जबकि दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इस प्रकार एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। इससे कांच पर तो क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और कांच पर धनावेश की अधिकता हो जाती है तथा रेशम पर ऋणावेश की अधिकता हो जाती है। अतः कांच की छड़ धनावेशित व रेशम की छड़ क्या हो जाएगी, रेशम का जो कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इसी प्रकार जब अपने क्या करें, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट में आ जाते हैं। तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ऋण आवेशित हो जाती है तथा खाल में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन में क्या होगा कि यदि कोई एक आवेशित वस्तु है उसे अनावेशित वस्तु के पास लाकर और उनमें स्पर्श कराया जाएगा तो आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण। तो एक
वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आवेशन हो जाएगा। तो चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन क्या है? जब किसी आवेशी चालक को किसी अनावेशी चालक के संपर्क में लाया जाता है, तब दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। मतलब एक पे जैसे धनावेश है तो दूसरा जो अनावेश तो उसके पास लेके जाएंगे तो दूसरे पर भी क्या आ जाएगा, उसके कारण धनावेश फैल जाएगा। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन या संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संपर्क बिंदु पर कुछ इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, स्थानांतरण। देखो, अगर अपने चित्र में देखें, दो वस्तु हैं, एक तो आवेशी चालक है और दूसरा अनावेशित। अब जो ये आवेशी चालक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसके पास अनावेशी चालक लेके आएंगे, तो इसका कुछ आवेश जो धनावेश है वो स्थानांतरित होकर किस पे चला जाएगा, दूसरे चालक पे, दूसरे गोले पे चला जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों गोलों को अलग अलग कर देंगे तो दोनों पर क्या आ जाएगा, समान आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये है चालन द्वारा आवेशन। चित्रानुसार दो चालक वस्तुएं कुचालक स्टैंड पर स्थित है, थी ना उसमें। इसमें एक वस्तु आवेशित तथा दूसरी वस्तु क्या है, अनावेशित है। इन वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने पर आवेश मतलब धनावेश या ऋण आवेश स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण दोनों वस्तुओं पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। मतलब जैसे धनावेश है, एक पे फैला हुआ है, तो धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा तो वो अधिकतम दूरी पर जाने का प्रयास करेगा। मतलब अगर गोला है तो उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। अब यदि उसके पास कोई दूसरा चालक लेके आएंगे तो अब उस चालक को उसके साथ में टच कराएंगे तो अब आवेश को अधिकतम दूरी तक जाने के लिए और स्पेस मिल जाएगा, जिससे वो कुछ आवेश कहाँ पे चला जाएगा, दूसरे गोले पर चला जाएगा। जिससे दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, समान प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाएंगी। अब है तीसरा पॉइंट, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण मतलब अपने क्या करेंगे, टच नहीं कराएंगे, इसमें एक चालक को दूसरे चालक से टच नहीं कराएंगे। कैसे करेंगे कि जैसे एक ये अनावेशित वस्तु है, अनावेशित का मतलब क्या होता है कि उसमें आवेश तो बराबर है पर क्या धनावेश और ऋणावेश क्या है, समान है। इस कारण क्या होगा, वो उदासीन होगा, उसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा। पर जैसे इसके पास क्या लेके, अपने एक छड़ लेके, जैसे धनावेशित छड़ लेके, तो धनावेशित छड़ क्या करेगी, उस अनावेशित चालक के ऋणावेश को तो अपने तरफ खींच लेगी, आकर्षित कर लेगी, और धनावेश को प्रतिकर्षित करके अपने से अधिकतम दूरी पर ले जाने का प्रयास करेगी। मतलब दूसरी तरफ धनावेश चला जाएगा। अब क्या करें, जिधर धनावेश है वो वाला सिरा क्या कर दें, ये वाला सिरा क्या कर दिया, इधर देखो अर्थ कर दिया। अर्थ करेंगे तो सारा का सारा धनावेश कहाँ पे चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। अब अकेला क्या रह गया, गोले पर ऋण आवेश रह गया। अब यदि इससे क्या करें, ये जो छड़ है इस छड़ को दूर ले जाएं तो ये जो ऋणावेश था इसमें इतना, ये क्या हो जाएगा, इस गोले में संपूर्ण हर जगह फैल जाएगा। मतलब गोला क्या हो जाएगा, अब ऋण आवेशित हो जाएगा। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। किसी चालक को प्रेरण द्वारा निम्न चरणों में आवेशित किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी कुचालक स्टैंड पर रखे चालक गोले पर विचार करते हैं। एक कुचालक स्टैंड है, उस पर एक चालक गोले पर विचार करेंगे। जब चालक के समीप किसी धनावेशी छड़ को ले जाया जाता है तब चालक के भाग P पर ऋणावेश तथा Q भाग पर क्या हो जाता है, धनावेश प्रेरित हो जाता है। जब चालक गोले को भू संपर्कित किया जाता है, अर्थात किसी चालक तार द्वारा पृथ्वी से भू संपर्कित किया जाता है,
तब पृथ्वी से चालक की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तथा चालक का Q भाग उदासीन हो जाता है, जबकि बद्ध आवेश P भाग पर रह जाता है। चित्र के अनुसार P पे क्या रह जाएगा, माइनस आवेश। जब चालक गोले का पृथ्वी से संपर्क हटा दिया जाता है तब भी भाग P पर क्या रहता है, ऋण आवेश वितरित रहता है। अब आवेशी छड़ को भी हटा लेते हैं तो भाग P का ऋण आवेश तुरंत ही चालक गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है और चालक क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो आज हम आवेश से संबंधित इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, पहले सबसे पहले क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश का जो प्राचीन सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत उनके बारे में पढ़ा, और फिर अपने किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं, एक तो किससे, घर्षण द्वारा, एक संपर्क द्वारा और एक प्रेरण द्वारा। अब प्राचीन सिद्धांत क्या था कि घर्षण से अपने आवेश उत्पन्न होता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत क्या है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जब वस्तु में होगा तब उसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। धन्यवाद। अब हम इसके आगे कल करेंगे।